वेलकम टू बेनिसटा क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, जो प्रिंसिपल बनाए गए थे वो दो लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कि इनका एक का नाम था फ्रैंक विंसले टेलर और दूसरे जो थे उनका नाम था हेनरी फ्यूल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, फ्रैंक विंसले टेलर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें मीनिंग दे रखा है कि उन्होंने किस तरीके का प्रिंसिपल बनाया था, किस तरीके से मेथड यूज़ होते हैं उन प्रिंसिपल्स के। तो वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मीनिंग, इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज टूल्स। क्या होता था, जैसे जैसे बिजनेस का स्टैंडर्डाइज होता था वैसे उन्होंने इस तरीके के टूल्स, मेथड्स और ट्रेंड पर्सनल बनाए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो किस लिए बनाए थे उन्होंने? इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। इम्प्रूव इट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्टेज। क्या होता था, हम जो फ्रैंक विंसले टेलर थे उन्होंने एक ऐसे कुछ मेथड्स और कुछ ऐसे टूल्स बनाए जिससे कि हमारी जो क्वालिटी थी प्रोडक्शन की वो इम्प्रूव हो सकती थी और कम से कम लागत में और कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है इफेक्टिव मैनर में, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस टूल्स में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे टूल्स बनाए थे जिससे कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते थे और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते थे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते थे। तो यहाँ पे बात करते हैं, इट इज स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और इनमें से कोई कुछ ना कुछ टूल ऐसे होते थे जो कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते थे। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। और ये सारे मेथड जो बनाए गए थे वो काफ़ी स्टडी और एनालिसिस करने के बाद बनाए गए थे। तो चलिए जानते हैं हमारे कौन कौन से मेथड जो फ्रैंक विंसले टेलर ने बनाए थे। पहला है यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहला है, देखो आपके सामने ये चार्ट दे रखा है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में है हमारा साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि जो हमारा पहला है टॉपिक पॉइंट है इसका फ्रैंक विंसले टेलर का मैनेजमेंट का, उन्होंने बनाया था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकेंड है डेवलपमेंट एंड ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। थर्ड है हमारा हारमोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। हारमोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। और फिर है हमारा कॉपरेशन नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम जानते हैं इन चारों के बारे में, आखिर ये इनका वर्क कैसे होता है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और एक वर्कर को एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस बनाने में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। देखो, जो साइंस है वो एक तरीके से एक अंगूठे का वर्क नहीं करती। क्या होता है कि एक कंपनी में काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं। तो साइंस में क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट बेस करते हैं तो उसका रिजल्ट तो एक ही आता है, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स होते हैं तो सबके मेथड अलग अलग होते हैं और सब अपनी अपनी तरीके से और सिचुएशन के हिसाब से और अपनी रेस्पॉन्सिव अथॉरिटी के हिसाब से वर्क को करते हैं। तो यहीं पर ये बात कही गई है, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। पढ़ते हैं इसके बारे में। There should be a scientific study analysis of each element in job in order to replace the old rule of thumb approach hit and miss method। देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये स्टडी के बारे में हम एनालिसिस करते जाते हैं एलिमेंट की जॉब इन ऑर्डर प्लेस के बारे में, वैसे वैसे ये अप्रोच चेंज होता रहता है एंड मिस मेथड, और जो काफ़ी पुराने मेथड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट टू डेवलप न्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वर्कर्स या कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है वो न्यू टेक्निक्स का यूज़ करता है अपनी, और इससे न्यू टेक्निक्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट, और इसमें कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, विच मेक द वर्क मच सिंपल
और इससे हमारा जो काम होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, ईजियर हो जाता है एंड क्विकर, और फास्टली डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं तो उसके लिए हमें काम करने, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे जैसे हम वर्क को करते जाते हैं और ऐसे एनालाइज करते हैं तो हम नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो इसमें यही बताया, साइंटिफिक नॉट अ रूल ऑफ थंब। देखो साइंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नए नए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और थ्रू वर्क के तरह एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम वर्क को ईजियर और सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये हमारा था फ्रेंच विंसले टेलर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब सेकंड हमारा आता है हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। देखो हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्क अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। It implied that there should be mental vision on part manager and worker in order to expect their role eliminated class conflict to the organizational objective। देखो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी वर्कर को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हार्मोनी यानी हार्मफुल, नॉट डिस्कॉर्ड ये कोई तरीका नहीं है कि किसी भी वर्कर्स को आप डिमोटिवेट कर रहे हो या उसे फी रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो या किसी भी तरीके की, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कोई का सुपीरियर या सबॉर्डिनेट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उसमें ये वर्क करता है कि सबसे पहले उस वर्कर्स की बात को सुनी जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनी जाए, उसको सॉल्व किया जाए, तब कहीं जाकर आगे काम को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा किया जाए। क्योंकि जब तक वर्कर्स की परेशानियों को आप दूर नहीं करोगे तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंप्लीट नहीं होगा और जो वर्कर होगा वो डिमोटिवेट होता रहेगा। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी। जब कोई भी कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किसी भी तरीके की हार्मोनी नहीं होनी चाहिए। इट इम्प्लाइड दैट शुड बी मेंटल विजन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर। एक दूसरे के क्लियरिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। रेस्पेक्ट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो वर्कर आपसे छोटा हो, चाहे वर्कर आपसे बड़ा हो, चाहे वो एक कंपनी का पियोन हो, चाहे एक कंपनी का एचओडी क्यों ना हो। हमें हर किसी से एक जैसा बिहेवियर रखना चाहिए जिससे कि उसे अपनी रेस्पेक्ट ना खोनी पड़े और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर अच्छी तरीके से ध्यान दे सके। एलिमिनेट एंड क्लास कन्फ्लिक्ट रियलाइज और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो भी एनी कन्फ्लिक्ट यानी कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको एनालाइज करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये था हमारा फ्रेंच विंसले टेलर का दूसरा प्रिंसिपल। अब थर्ड आते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। जैसा कि आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कॉपरेशन और इन्वेल्यूशन। देखो किसी भी कंपनी में एक मैनेजर ही, एक अकेला इंसान ही किसी कंपनी के गोल्स को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पूरे कॉपरेशन यानी पूरी एक यूनिटी की ज़रूरत होती है और वो अकेला बंदा इस काम को नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बात करते हैं, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये एक बड़ी हार्मोनी और डिस्कॉर्ड से बड़ा है। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर एम्प्लॉय मस्ट बी इंक्रीज एंड डाइजेस्टेड वर्कर फ्रॉम गोइंग टू स्ट्राइक मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बिना, जो वर्कर्स होते हैं कभी कभी स्ट्राइक पर चले जाते हैं बिना किसी मांग के, तो उनकी बातों को अच्छी तरीके से सुननी चाहिए। क्योंकि बिना वर्कर्स के और बिना मैनेजर अगर एक दूसरे से कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि कॉपरेशन और इंडिविजुअलाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकेले नहीं कर सकता, उनको सभी को एक टीम में रहकर ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट फ्रेंच विंसले टेलर का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो हर किसी को अपनी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना चाहिए, विकसित करना चाहिए। इट इम्प्लाइज टेकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन
After their scientific selection, as in a work study of their of their study suited to their department, temperament and ability, this will be increased productivity utilizing and skill worker fully. देखो यहाँ बात करी गई है कि वर्कर्स के पास अपनी ऐसी स्किल्स होती हैं जिससे कि वो उन स्किल्स का यूज़ करके अपनी एक कंपटीशन मार्केट में अपना एक डेवलपमेंट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक सिलेक्शन एज इन वर्क सुटेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट होगा एंड एबिलिटी, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना पड़ता है। दिस विल बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और जो कि हेल्प करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बाय यूटिलाइजिंग स्किल्स ऑफ वर्कर्स फुली। और अच्छी तरीके से जो वर्कर्स होते हैं हम उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको डेवलपमेंट करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इंसेंटिव देकर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।